जी गाइस, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस का कोर्स। और इस कोर्स को मैं इस तरह से जो है वो बनाने वाला हूँ कि जो हमारे साथ मोबाइल यूजर्स हैं, मतलब जिनके पास लैपटॉप नहीं है या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, या यूनिवर्सिटी के अंदर उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब्जेक्ट है सी प्लस प्लस का, लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं है और वो चाहते हैं कि हम भी कोडिंग सीखें, तो ये कोर्स उनके लिए भी रहने वाला है। और जिनके पास लैपटॉप है वो तो डेफिनेटली इस कोर्स को देख के सी प्लस प्लस में मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल यूजर्स जो है वो भी इस कोर्स को देख के मैं उनको बकायदा पूरा तरीकेकार बताऊंगा कि वो मोबाइल के ऊपर जो है वो किस तरह से कोडिंग कर पाएंगे। एंड लैपटॉप्स वालों को भी जो है मैं उनको यहाँ पे उनके लैपटॉप के अंदर पूरा का पूरा जो सी प्लस प्लस का जो सेटअप होता है वो भी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखें जो लैपटॉप होता है उसके अंदर सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर्स वगैरह हैं या जो सेटअप वगैरह है वो पहले से नहीं होता, हमने खुद उसको करना होता है। जब हम सेटअप वगैरह कर लेते हैं तब जाके हमारा जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वो जाके हमारे पास रन होता है। एंड मोबाइल वाले जो है वो तो बहुत ही आसानी के साथ जो है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, क्योंकि देखें उनको सिर्फ और सिर्फ क्रोम के अंदर जाना होता है। वहां पे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का मैं आप लोगों को बता दूंगा। जस्ट आप जाएंगे वहां पे एंड उस वेबसाइट के अंदर आप प्रोग्राम लिखेंगे एंड वहां पे रन का बटन होगा, आप प्रेस करेंगे एंड आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एप्स भी होती हैं, लेकिन मुझे जो है वो वेबसाइट वाला काम जो है वो इजी लगता है, क्योंकि आपको ना तो फाइल्स, आपके अगर किसी मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर आपकी स्टोरेज वगैरह जो है वो भी जाया नहीं होती, मतलब कि स्टोरेज भी फुल नहीं होती एंड आप आसानी से अपना काम भी जो डेली बेसिस पे है वो लेक्चर देख के वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली सी प्लस प्लस है क्या। तो यहाँ पे वो कहता है कि सी प्लस प्लस इज अ जर्नल पर्पज हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय Bjorn Stroustrup in 1985 as an extension of the C language। देखें, पहले हमारे पास सी लैंग्वेज जो है ना वो मौजूद थी, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक मसला था कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, मतलब कि वो फंक्शंस बेस पे जो है वो काम करती थी। मतलब कि वो किसी भी रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यूज करके आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, मतलब कि आप जस्ट कैलकुलेशंस वगैरह या छोटी मोटी चीजों के लिए जो है आप सी प्लस प्लस को, सॉरी सी को यूज करते हुए आप जो है वो कोडिंग कर सकते थे। ठीक है, जो आपके पास सी लैंग्वेज है। सही है, तो फिर जो बियॉन्ड स्ट्रॉस्ट्रप है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसके अंदर जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की, मतलब कि मजीद इसके अंदर चीजें जो है वो भी उसने जो है इंट्रोड्यूस की। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो भी उसने जो है वो सी के अंदर बेसिकली यहाँ पे उसने इंप्लीमेंट किया। एंड यहाँ पे फिर उसने उसको नाम क्या दे दिया था, एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, सी प्लस प्लस। मतलब प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कोई ऐसी चीज जिसमें चीजें ज्यादा हुई हो, मतलब कि उसके अंदर कोई चीज एक्सटेंड की गई हो, तो उसका फिर नाम पड़ गया सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसने उसको कब क्रिएट किया था, 1985 के अंदर जो है वो बियॉन्ड स्ट्रॉस्ट्रप ने इसके अंदर जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर एक्सटेंशंस ये सारी चीजें जो है वो एक्सटेंड की थी। सही है, अब यहाँ पे अगर आप देख लेना तो ये यूज्ड किस में होती है, जो आपके पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जब आप इसका यूज देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जितनी भी कम्प्लेक्स चीजें होती है ना, कम्प्लेक्स चीजें, जितनी भी हाई लेवल की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी सी प्लस प्लस के अंदर बनती है। हत्ता कि ये जो आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं ये भी सी प्लस प्लस के अंदर ही बनाया गया है, मैं आपको इतना बता दूं। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि गेम डेवलपमेंट, आप गेम वगैरह का अगर नाम आ जाए और वहां पे अगर हम पबजी का जिक्र ना करें या बीजीएमआई का जिक्र ना करें तो बेसिकली फिर वो गेम्स का जो लेवल है वो अधूरा रह जाता है। तो बाकी गेम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो दो मतलब ये जो एक गेम है इसको हर बंदा जो है वो पहचानता है। तो ये जो पबजी मोबाइल भी है, मतलब जैसे आप प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड जो ये हमारे पास पबजी है, तो ये भी बेसिकली किस लैंग्वेज के अंदर बनाई गई है, ये भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है वो बनाई गई है। तो आप अगर देखें तो अनरियल इंजन के जितने भी गेम होते हैं या जितने भी गेम्स के जो इंजन होते हैं ये सारे के सारे, मतलब जितनी भी जो गेम्स हैं वो सारे के सारे सी प्लस प्लस में मोस्टली बनाई जाती हैं। बाकी लैंग्वेज किस तरह भी गेम बनाई जाती हैं, लेकिन सी प्लस प्लस जो है सबके बैकएंड पे जो है वो होता है। मतलब कि अगर आप सी प्लस प्लस अगर आप सीख लेते हैं एंड देन आप उसको हाई लेवल पे मास्टर कर लेते हैं, देन आप गेम्स डेवलप भी कर सकते हैं। जितनी भी गेम्स की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आप वहां पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सही है, उसके बाद जो आपके पास सिस्टम है एंड जो ओएस लेवल प्रोग्रामिंग है, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, या जितने भी आप ये जो सिस्टम्स देखते हैं, जो चिप्स आप देखते हैं, ठीक है, ये जितनी भी आप कोई भी आप मशीन देख लें या कोई भी आप ऐसा सिस्टम देखते हैं जो कि बेसिकली चिप्स के ऊपर जो है वो बेस्ड
होते हैं, मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है? उसके अंदर भी तकरीबन जो कोडिंग होती है वो सी प्लस प्लस के ही जो है वो लैंग्वेज है यही यूज की जाती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग, मतलब कि जहाँ पे आपके कंपटीशंस वगैरह होते हैं, या डीएसए का जहाँ पे मुकाबला होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का, बाकी जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रोग्रामिंग के जो है वो कंपटीशंस होते हैं, तो वहां पे भी सी प्लस प्लस को मोस्टली यूज किया जाता है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? और जितने भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जैसे कि अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या आपके पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है, मैकेनिकल कोई डिवाइस है, उसके साथ आप कोई डिजिटल चीज जो है वो अटैच करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। जैसे कि आपके पास गाड़ियां हैं, आजकल जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, आप गाड़ियों के अंदर जो है वो अगर आप देखते हैं तो वहां पे जो एलईडी वगैरह भी लगी होती है, और जितने भी कंट्रोल्स होते हैं गाड़ियों के वो टच के थ्रू जो है वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें जो उसके अंदर जो कोडिंग्स वगैरह हो रही होती है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू जो है वो हो रही होती है, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और जो चाहती हैं कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे, या ऐसी कंपनीज जो सिक्योरिटी को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो देती हैं, तो उन कंपनीज में जो एप्लीकेशंस वगैरह बनाई जाती हैं वो मोस्टली सी प्लस प्लस को उनके बैकएंड पे जो है वो यूज किया जाता है, ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो है वो सख्त की जाए, ठीक है? अब जहाँ पे वो कहता है कि जैसे कि बैंकिंग सिस्टम्स है हमारे पास, और ट्रेडिंग है, प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिन पे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, या जो बैंकिंग सिस्टम्स है, ये लोग जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो सी प्लस प्लस को एज अ बैकएंड पे जो है वो यूज करते हैं, ताकि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सेफ रहें, ठीक है? तो ये सी प्लस प्लस का इतना ज्यादा डिमांड है अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो कहता है कि सी प्लस प्लस गिव्स यू लो लेवल कंट्रोल ओवर मेमोरी लाइक सी, while also supporting high level features like object oriented programming language। अच्छा, ये जो पहले जब आपके पास सी लैंग्वेज थी ना, तब ये इतनी चीजें आप नहीं कर सकते थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल का कंसेप्ट नहीं था। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल का कंसेप्ट आ गया ना, तो तब जो है वो आप सी लेवल सी प्लस प्लस को जो है वो आप इन चीजों में यूज कर पा रहे थे, ठीक है? और यहाँ पे जो मेन चीज है ना, कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज या क्यों ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जो सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, वहां पे सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग का क्यों यूज होता है? तो वहां पे इसलिए यूज होता है क्योंकि जो सी प्लस प्लस है ना, ये आपको हार्ड लेवल के जो हार्डवेयर जो है उसके साथ आपको बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेक्ट कराता है, मतलब कि ये बिल्कुल हार्डवेयर के साथ तकरीबन लगभग डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती है, मतलब जो आपके पास जो आपका हार्डवेयर सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर ये आपको पूरा कंट्रोल देते हैं। तो इस वजह से जो है वो सी प्लस प्लस को जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि ये पाइथन हो गई, बाकी जावा लैंग्वेज हो गई, ठीक है, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये हार्डवेयर के साथ उतनी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, ठीक है? लेकिन ये जो सी प्लस प्लस है, इसका डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट होता है हार्डवेयर के साथ। जब एक चीज का हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होगा, देन लाजमी बात है कि वो सिक्योरिटी के मामले में भी जो है वो उतनी ज्यादा जो है वो आपको ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आपको ज्यादा जो है वो चीजें जो है फीचर्स प्रोवाइड कर सकती है चीज को सिक्योर करने के लिए, सही है? अब यहाँ पे सी एंड सी प्लस प्लस का आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम में अगर हम बात करते हैं तो सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब के फंक्शंस बेस्ड जो है वो आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? एंड जो सी प्लस प्लस है, इसके अंदर आप प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, इसको आप यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे इसके अंदर डेटा जो है वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता था सी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट नहीं था। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा जो है उसके थ्रू हम किस तरह जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, सही है? अगर वहीं पे हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि एक तो ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, एंड दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर क्या है कि क्लासेस एंड इनकैप्सुलेशंस का जो है वो कंसेप्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो इसके अंदर कंसेप्ट आ गया है, उसकी वजह से जो है आपका डेटा बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया है, सही है? अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होता है, वो कोड होता है जो पहले से लिख दिया जाता है आप लोगों के लिए, और आप सिर्फ उसको जो है वो यूज करते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो सी प्लस प्लस के डेवलपर्स हैं, इन लोगों ने बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज बना दी हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कुछ कोड ऐसे ऐसे जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, उनका कोड आपको नहीं लिखना पड़ता, बल्कि आपको पहले से उसका कोड मिल जाता है, जस्ट आप उसको यूज करते हैं, ठीक है? तो सी की अगर हम बात करें तो उसमें लिमिटेड लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो ये रिच लाइब्रेरी जो है इसके पास है, मतलब इसके पास लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसमें जैसे कि एसटीएल हो गया, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है? तो अब इसमें जो है बहुत ज्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं
पहले से लिखे लिखाए होते हैं। लाइब्रेरीज उनको कहा जाता है जिसमें आपके पास क्लासेस एंड कोड्स वगैरह पहले से बना होता है, जस्ट आप उसको यूज करते हैं और अपना काम निकालते हैं। सही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अभी आपको पता नहीं होगा, तो आगे चल के हम इसका पूरा जो है वो लेक्चर्स वगैरह करेंगे, ठीक है, पूरे इस कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। तो बेसिकली सी के अंदर जो है ये सपोर्टेड नहीं था, मतलब सी जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन सी प्लस प्लस जो है ये सपोर्ट करता है। ये बहुत सी जगहों पे आपको जो है वो यूज मतलब करना भी पड़ेगा और आपको यूज होता मिलेगा भी से, ठीक है। अगर हम अप्रोच की बात करते हैं, मतलब इसके अंदर कौन सी कोडिंग होती है, तो यहाँ पे सी के अंदर जो है वो फंक्शन ड्रिवन की जो है उसको हम कंसेप्ट को यूज करके कोडिंग करते थे, एंड सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑब्जेक्ट ड्रिवन को, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो रियल लाइफ के जो रियल वर्ड्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको यूज करते हुए, उनका डेटा को यूज करते हुए हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब फंक्शन ड्रिवन के आप ऐसे समझ लें कि इसके अंदर आप जो बेसिक कैलकुलेशंस होती थी वो आप कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है तो जैसे गेम्स होती हैं, गेम्स के अंदर अगर आप बात करें तो वहां पे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जो वहां पे आप प्लेयर बनाते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर वहां पे आप कोई बॉक्स बनाएंगे, कोई भी चीज बनाएंगे गेम के अंदर, तो वो सारी एक ऑब्जेक्ट है। तो वो जो कोडिंग है वो हम फिर सी प्लस प्लस जब इसके अंदर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आ गया, तब जो है वो हम क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस के ऊपर काम करता है, एंड जो सी लैंग्वेज है वो आपके पास किसके ऊपर काम करती है, फंक्शंस के ऊपर जो है वो काम करती है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि हमें सी प्लस प्लस क्यों सीखना चाहिए 2026 में। ये बहुत से यूजर्स का जो है वो क्वेश्चन होता है कि आजकल तो हर बंदा जो है वो एक तो एआई आ गया, एंड दूसरी चीज जो है वो क्या कहता है कि जितने भी मतलब जो बाकी लोग होते हैं या जो इर्द गिर्द के जो क्लास फेलोज उनके होते हैं, वो तो कोई पाइथन सीख रहा होता है, कोई क्या सीख रहा होता है, कोई क्या सीख रहा होता है। तो सी प्लस प्लस क्यों सीखनी चाहिए? सबसे पहली बात तो सी प्लस प्लस आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग मेमोरी मैनेजमेंट। देखें जो आपका सिस्टम होता है उसके कोई ना कोई मेमोरी होगी, ठीक है। अब देखें जब आप कोडिंग करते हैं ना, तो वहां पे आपको अपने प्रोग्राम को इस तरह जो है वो बनाना होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में जगह कम ले, मतलब कि वो कम स्पेस ले, एंड काम जो है वो ज्यादा करे। तो अगर आपने ऐसी चीजें जो है वो सीखनी है, मतलब हाई लेवल की प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखनी है, अपने फंडामेंटल्स जो है वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर दें, तो देन आपको सी प्लस प्लस जो है वो सबसे पहले सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, चीजों को अच्छे से समझ आती है इंसान को, और इंसान जो है वो अच्छे से जो है वो चीजें परफॉर्म करने लग जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप सी प्लस प्लस सीख लेते हैं ना, फिर बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस, अगर ये पाइथन आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको आपने पहले सी प्लस प्लस सीखी हुई है, तो ये पाइथन आप 5 या 10 दिन के अंदर जो है नॉर्मल जो पाइथन है, जैसे हम पाइथन लैंग्वेज कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट वगैरह, ये आप सिर्फ 5 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन 4 दिन के अंदर जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन आपको लगते हैं, आप उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा कंसेप्ट वही होता है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, सारी चीजें वही होती हैं सी प्लस प्लस वाली, बस उसको लिखने का तरीकाकार अलग होता है। सी प्लस प्लस को लिखना एंड यहाँ पे ये चीजें करना मुश्किल होता है, एंड पाइथन वगैरह को जो है वो आप लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। वहां पे उनको लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो, आप आगे चल के बड़े बड़े जो मतलब ये जितने भी साइबर सिक्योरिटी के जितने भी अगर फील्ड्स, अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं या गेम डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो तब आपको सी प्लस प्लस जो है वो सीखनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, वो कहता है कि मजीद रिक्वायर्ड फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल इंटरव्यूज। जितने भी जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं ना, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, हार्डवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या अगर आप कहीं पे कंपटीशंस में जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग कंपटीशन में, तो देन आपको जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर आपको सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ती है, वहां पे फिर बाकी लैंग्वेजेस इतना काम नहीं देती, ठीक है। मजीद यहाँ पे वो कहता है कि गेम डेवलपमेंट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है सी प्लस प्लस की, क्योंकि तकरीबन जितनी भी गेम्स बनती हैं वो आप देखेंगे कि वहां पे सी प्लस प्लस का जो है वो यूज हो रहा है। एंड यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग, मतलब कि जो सिस्टम लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वहां पे भी आपको सी प्लस प्लस देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। कैसे? अब आपके पास विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपके पास। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो जब स्टार्ट होती है, आप बटन प्रेस करते हैं, विंडो स्टार्ट होती है, देन वो मेमोरी से जो है वो डेटा एक्सेस करती है, देन आपको शो करती है। तो ये सारी जो
प्रोग्रामिंग के थ्रू जो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन हो रही है, ये इतनी तेजी के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे C++ का यूज है। अगर यहाँ पे आप पाइथन वगैरह का यूज करें ना, तो पाइथन वगैरह बहुत ज्यादा स्लो है इन टास्क के लिए। मतलब ये जो सिस्टम लेवल के जो टास्क होते हैं ना, पाइथन वगैरह इन चीजों के लिए स्लो है। पाइथन बाकी चीजों के लिए बेस्ट है, जो मतलब बाकी जो जितनी भी चीजें होती हैं वहां पे उन चीजों के लिए पाइथन बिल्कुल बेस्ट है, परफेक्ट है। बट अगर आप बात करते हैं ना हार्डवेयर के साथ, देन पाइथन वगैरह फिर वहां पे इतना ज्यादा जो है वो C++ का कंपीट नहीं, कंपटीशन के अंदर मतलब C++ को कंपीट नहीं कर सकती हार्डवेयर लेवल के प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से भी आपको C++ मतलब जितनी भी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपने कोई सिस्टम डिजाइन करना है, रोबोटिक्स में आप जाना चाहते हैं, जितनी भी आप रोबोटिक्स वगैरह देखते हैं, इसकी जितनी भी यहाँ पे मतलब प्रोग्रामिंग होती है ना, वो मोस्टली C++ के अंदर होती है। क्योंकि देखें, आप रोबोट के अंदर कोडिंग करते हैं, रोबोटिक्स के अंदर, ठीक है, वहां पे आप चिप्स के अंदर कोडिंग करते हैं, और चिप्स के अंदर आप कहते हैं कि रोबोट्स का हाथ जो है वो ऐसे मूव हो, ठीक है, उसका बाजू जो है वो ऐसे जो है मूव हो, तो वो सारी जो कोडिंग होगी वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी, तो वो फिर C++ के अंदर सबसे बेस्ट जो है वो की जा सकती है, सही है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मेक लर्निंग अदर लैंग्वेज लाइक जावा, C# इजियर सिंस कंसेप्ट्स ओवरलैप। बाकी जितनी भी अगर लैंग्वेज है, अगर आप C++ सीख लेते हैं, तो बाकी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए आपको जो है वो कुछ भी नहीं करना, मतलब सिर्फ आपको उनका सिंटैक्स देख लेना है कि उन लैंग्वेजेस को लिखा कैसे जाता है। बाकी कंसेप्ट आप हर जगह C++ के यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट होते हैं जो सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो यूज किए जाते हैं, सही है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन के C++ है क्या, कंपैरिजन देख लिया हमने सी लैंग्वेज के साथ, और यूज क्यों करना चाहिए C++ को, या मतलब क्यों सीखना चाहिए हमें C++ को आजकल के दौर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि C++ को सेटअप कैसे करेंगे। देखें, अगर आपने C++ की कोडिंग करनी है ना, तो उससे पहले आपको कुछ चीजें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी होंगी, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास है MinGW, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली C++ का कंपाइलर आप समझ लें, मतलब आपके सिस्टम के अंदर C++ का कंपाइलर बेसिकली नहीं होता। जब आप C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको कंपाइल करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर कंपाइलर होना चाहिए, ठीक है, C++। तो वो है बेसिकली, वो हम यहाँ पे MinGW को यूज करते हुए अपने C++ के प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बाकी जो मैक यूजर हैं या जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, उनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर पहले से जो है वो ये इंस्टॉल होता है, उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विंडोज वाले हैं वो पहले यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सही है। मोबाइल वालों को भी बताऊंगा कि वो कैसे जो है वो कोडिंग सीख सकते हैं, तो पहले वेट करें, पहले मैं यहाँ पे इनको जो है सेटअप करा दूं। आप लोगों ने यहाँ पे एक वेबसाइट है, आपने उस पर जाना है msys2.org, सही है। इस वेबसाइट पे आप लोगों ने चले जाना है, और यहाँ पे जाके आपने पहले इसका जो इंस्टॉलर है वो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई है MSYS2, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा MSYS2 x86 64, एंड यहाँ पे उसका जो वर्जन है वो .exe फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने इस .exe फाइल को जो है वो इंस्टॉल करना है, नॉट आपने जो है ना ये जो ARM64 है ना, इसको आपने इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। आपने इस वाली को इंस्टॉल करना, पहले वाली को। तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करता हूँ क्योंकि मैंने इसको जो है वो अभी इंस्टॉल कर लिया है पहले से, ठीक है। आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, देन यहाँ पे उन्होंने सारा तरीकेकार बताया हुआ है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लें, देन आपने इसको मतलब यहाँ पे आप जब डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सिस्टम के अंदर जो है वो सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि आप उस फाइल के अंदर जाएं, उस फाइल के ऊपर जाएं, ठीक है, जहाँ पे वो फाइल आपकी पड़ी है। मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड ये जो है मेरी यहाँ पे फाइल पड़ी है, ठीक है, जो मैंने इंस्टॉलर जो है वो .exe फाइल जो है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की थी। तो अब इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, तो देन आगे का जो भी सारा प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है कि वो उसी वेबसाइट के ऊपर आपको बताया गया है कि आपने किस तरह जो है वो MinGW को जो है वो इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर पहले जो है वो इसको सेटअप करना है। यहाँ पे वो कहता है कि आप आ गए हैं सेटअप के ऊपर, यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको बाय डिफॉल्ट ही रखना है, जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है आपने इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। आपने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। नेक्स्ट आपने करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट कर दें आप। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये आपके पास जो है वो इंस्टॉल होगा, एंड यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो है वो टाइमिंग ले सकता है इंस्टॉल होने में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो अनपैक होती है। तब तक जो है ना वो आप क्या कर लें, तब तक आप VS कोड इंस्टॉल कर लें। क्या इंस्टॉल कर लें? VS कोड। सही, आप दोबारा यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे जाएं और आपने यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड, ठीक है। VS कोड डाउनलोड आप लिखेंगे, ये आ गया विजुअल स्टूडियो
कोड। अब यहाँ पे दो है, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जिसे आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो मतलब वीएस, एंड एक होता है आपके पास वीएस कोड। ये दोनों अलग अलग हैं दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही टूल्स, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई और है और वो कोई और है। लेकिन वो जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो 2022 है वो बेसिकली और चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस एंड इस तरह की जो है ना वो चीजों के लिए वो यूज होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और ये जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड ये बेसिकली एक लाइट वेट वर्जन है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए, तो ठीक है। यहाँ पे हम सारी जो है वो C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये इतना भी नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर एक्सटेंशंस का ऑप्शन है और जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते जाते हैं तो ये बहुत ही हाई लेवल की जो है वो चीज बन जाती है। मैंने आज तक जितनी भी कोडिंग की है वो इसके अंदर ही, मतलब मैंने जितने भी बेसिक्स वगैरह पहले सीखे थे शुरू टाइम से, मैं भी इस कोड के अंदर ही काम करता आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो, फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड फिर मुख्तलिफ किस्म के जो है आईडीज पे मैंने ऊपर काम किया मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर जब आप एक के ऊपर गो थ्रू हो जाते हैं ना तो देन दूसरे को सीखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, सही है। आपने डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे विंडोज 10 11 के लिए जो है आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपली आप इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 240 MB का है, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। आप पहले इसको डाउनलोड कर दें, फिर मैं आपको जो है वो सेटअप बताऊंगा कि बेसिकली आपने इसको अपने सिस्टम के अंदर सेटअप कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक ये जो है वो हमारे कंपोनेंट्स जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, डाउनलोड फोल्डर मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे जो है मेरे पास VS कोड यूजर सेटअप जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। ये जो है ना विजुअल स्टूडियो सेटअप ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का ये वाला, एंड जो ये वाला है ये है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको सेटअप करूंगा, ठीक है। उससे पहले मुझे यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया है ये मुझे बंद करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको तरीकेकार बता दूंगा, फिर आपने उस हिसाब से जो है वो इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपने इसके ऊपर डबल टैप करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है विजुअल स्टूडियो का जो सेटअप है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड ये जितनी भी बॉक्स है इन ये जो 4 बॉक्स है नीचे वाले एडिशनल आइकन्स जो है यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, ये क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे आप अगर पहले से टिक है तो आपने हटा देना है। एंड बाकी ये जो नीचे वाले 4 हैं इन पे ऊपर आपने टिक लगा देना है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप टिक लगाएंगे तो तब जो है वो आपके लिए जो है ना मजीद आसानियां हो जाएंगी। जब आप मतलब मुख्तलिफ जगह से आप VS कोड को ओपन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये बात आपने मेरी लाजमी याद रखनी कि इन 4 बॉक्सेस को आपने टिक करना है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इन 4 बॉक्सेस को टिक नहीं करते और फिर जब मैं किसी तरीके से VS कोड को ओपन करता हूं तो वो समझते हैं कि यार ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा VS कोड को ओपन करने का, ठीक है। तो आपने इन चारों को जो है वो टिक कर लेना है एंड देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा, बस, ठीक है। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, फिर जस्ट आपके पास एक फिनिश का ऑप्शन आएगा, फिर जस्ट आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है और आपका VS कोड जो है वो क्या हो जाएगा, मुकम्मली इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड यहाँ पे ये हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है MS-YS2 सेटअप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके थ्रू इंस्टॉल करेंगे क्या चीज, हम इंस्टॉल करेंगे क्या कहते हैं उसको, मिंग GW को, ठीक है। अब फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके जाता हूँ एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन दोबारा जो है मैं C++ का फोल्डर जो है एक बार VS कोड में ओपन कर लूं, ठीक है, जहां पे हमारे पास नोट्स लिखे हुए हैं। एंड देन वहां से हम जो है क्या करेंगे, मिन GW को जो है वो इंस्टॉल करना सीखेंगे, सही है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो दोबारा से इंस्टॉल कर लिया है। ये जब तक इंस्टॉल होता है मैं पहले इसको बंद करता हूँ एंड देन आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो सेटअप जो है वो हो गया। MS-YS2 का जो सेटअप था वो भी हमने कर लिया एंड VS कोड जो है वो भी आप लोगों का इंस्टॉल हो गया होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है आपने इसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा आ जाना है, ये इस वाली वेबसाइट के ऊपर। एंड देन यहाँ पे आपकी ये सारी चीज हो गई है। अब वो कहता है कि आपने MS-YS2 को आपने ओपन कर लेना, ठीक है। अब आपने ओपन कैसे करना है, यहाँ पे जो नीचे आपका जो सर्च वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, विंडोज के अंदर जो आपका सर्च वाला ऑप्शन होता है, आपने इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है MS-YS2। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो है जो आपको जो है वो मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ये आपको चाहिए MS-YS2, ठीक है,
UCRT64 ये हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक टर्मिनल जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये आपके पास एक टर्मिनल जो है वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो चुका है। सही है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने एक कमांड लिखनी है, उस कमांड के थ्रू आपके अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर MinGW जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो कमांड आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट के ये जो 6 नंबर जो आपके पास स्टेप है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है क्या, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर आ जाना और यहाँ पे इसको जस्ट पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड इस चीज को जो है मैं हटा लेता हूँ। किधर गया ये वाला, सही है, यहां से हम इसको हटा लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कमांड को दोबारा यहां से। ठीक है, अच्छा ये भी मुझे हटाना है, ये भी मुझे। सिर्फ आपने ये जो कमांड है वो आपने लिख लेनी है, pacman -s MinGW -W64 UCRT -X86 फिर अंडरस्कोर आ गया, फिर 64 GCC। ठीक है, ये हमने जो है वो इंस्टॉल करना है। ये बेसिकली हमारे पास कमांड है जिसको यूज करते हुए हम जो है वो क्या करेंगे, MinGW को जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम ले गया एंड जो रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा, यहाँ पे वो कहता है कि MinGW इज नॉट फाउंड, टारगेट एरर। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं ये हमारे पास क्यों एरर कर रहा है। मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एक बार दोबारा से यहीं पे इसी कमांड को हमने, अच्छा मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करते हैं। यहाँ पे दोबारा से पेस्ट एंड ओके, इसको एक बार बंद करते हैं, दोबारा से इसको ऑन करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मसला क्या है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं पैकमैन। ठीक है, यहाँ पे खुद लिख लेते हैं, अगर ये वैसे नहीं होगा तो हम यहाँ पे इसको खुद लिख लेंगे। सही है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये कमांड जो है वो हमारे पास नहीं है। मैं दोबारा से इसको एक बार पेस्ट करता हूँ, पैकमैन -s बड़ा MinGW -64। ठीक है, सॉरी W64। ठीक है, उसके बाद -UCRT -X86। सही है, एंड अंडरस्कोर 64 एंड यहाँ पे -GCC। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एंड अब मैं इसको एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास काम करता है कि नहीं। ठीक है, अब ये हमारे पास काम कर गया। ये कमांड है आपके पास, आपने इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, आप इसको टाइप कर लें, शायद कॉपी पेस्ट के साथ इसके अंदर जो है वो इशू आ रहा है। आपने जस्ट इसको टाइप कर लेना, ये जो मैंने जिसको मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे वो कहता है कि ये टोटल जो है वो इतनी MB का है, 68 MB की इसकी डाउनलोडिंग है एंड जब ये डाउनलोडिंग होने के बाद ये खुद ब खुद इंस्टॉल होगा तो ये तकरीबन 490 MB जो है वो बेसिकली यूज करेगा। सही है, तो सिंपल आपने यहाँ पे वाई प्रेस करना है। क्या, आपने वाई प्रेस करना है और आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप वाई प्रेस करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसकी डाउनलोडिंग अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैकर्स वाली फीलिंग जो है वो आपको आएगी। तो बेसिकली ये कोई और नहीं है, चीजें नहीं है, ये बस आप जो चीज इंस्टॉल कर रहे हैं उसको आप यूजर इंटरफेस के बजाय कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आपकी जो कमांड लाइन सिस्टम होता है, जो पहले जब ये यूजर इंटरफेस नहीं होते थे, मतलब कि ये अभी जो आप डबल क्लिक करके किसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं
किसी फोल्डर को बना क्रिएट करके उसके अंदर डेटा पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये वाली सीन अभी जो है वो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले ये वाली चीजें नहीं होती थी। पहले जो आपका कंप्यूटर सिस्टम था वो सारा का सारा जो है वो इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो बेस करता था, और वो सारा का सारा इस तरह जो है वो रन होता था, और इन्हीं कमांड्स को आपको याद रखना होता था। सही है। अब तो ये कमांड्स जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मजा ये होता है ना, जितने भी एरर आते हैं तो ये खुद ही हैंडल कर लेता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ आपके पास एक एरर आया हुआ है। ठीक है, तो इसने उसको खुद ही हैंडल किया, एंड देन यहाँ पे नीचे जो है वो अब चीजें इंस्टॉल कर रहा है। टोटल जो है वो 17 फाइल्स हैं, उसमें से ये 10 जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं, एंड यहाँ पे तकरीबन जो है वो 17 की 17 फाइल यहाँ पे ये इंस्टॉल होने वाली है, 17 फाइल। एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे MinGW का वर्जन, एंड उसके बाद हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे। ये पहला ट्यूटोरियल जो है वो हमारा लेंथी भी इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे ये सेटअप जो है थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास MinGW जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, GCC -- वर्जन। क्या लिखना है, GCC -- वर्जन। ठीक है, ये आपने लिख के चेक कर लेना है कि ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया है कि ये बेसिकली आपके पास इंस्टॉल हो गया है। 16.1.0 बेसिकली ये वर्जन है इसका, एंड यहाँ पे वो बता रहा है कि दिस इज फ्री सॉफ्टवेयर सीरीज सोर्स फॉर कॉपिंग कंडीशन, देयर इज नो वारंटी, एंड यहाँ पे वो सारी चीजें बता रहा है कि ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने क्या करना है, देखें, अब आपने बनाना है एक फोल्डर। क्या बनाना है, एक फोल्डर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, आपने उसका नाम लिख लेना है C++ प्रैक्टिस। क्या लिखना है, C++ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आपने एक फोल्डर बना लिया और उसका आपने नाम रख दिया क्या, C++ प्रैक्टिस। आपने इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है राइट। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन विद कोड का ऑप्शन, और यहाँ पे आप साथ में देखेंगे तो यहाँ पे साथ में साइन बना होगा VS कोड का। वो जो मैंने आपको 4 टिक लगवाए थे ना VS कोड की इंस्टॉलेशन के वक्त, वो बेसिकली इसी वजह से थे कि जब आप फोल्डर बनाएं और आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर ही VS कोड ओपन करने का जो है वो ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये फोल्डर जो है VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे ओपन विद VS कोड किया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ये जो C++ का जो फोल्डर है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आप देखें, ये देखें C++ प्रैक्टिस का फोल्डर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब VS कोड अगर आप में से कुछ बंदे पहली दफा जो है वो यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो पहली चीज है इससे आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपके पास ऑप्शन है किधर गया, मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ, एंड ये जो आपके पास ऑप्शन है, ये जो 4 आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, ये है एक्सटेंशंस का ऑप्शन। अब आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है C++। जैसे ही आप C++ लिखेंगे तो यहाँ पे आपको C++ के जो एक्सटेंशंस हैं या जो C++ को रन करने के लिए जो एक्सटेंशंस आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको पास आ जाएंगे। अब आपने इन सब एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। C/C++ DevTools, C/C++, C/C++ एक्सटेंशन पैक, C/C++ थीम्स, ये आपने सारी की सारी जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इनको इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप किसी भी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आएगा। आपने बस उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, देन वेट करना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की चीज बन के आ जाएगी। मतलब इंस्टॉल होने के बाद आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो आपने इन चारों को जो है वो इंस्टॉल करना है। ये C/C++ वाले को भी इंस्टॉल करना है, C/C++ एक्सटेंशन पैक को भी इंस्टॉल करना है, एंड थीम्स वाले को भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, जब आप ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लें तो देन आपको एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया जिसका नाम है कोड रनर। ये जो मेरे पास टॉप पे आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें, अगर ये आपको वैसे नजर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे लिखें कोड रनर। जैसे ही आप लिखेंगे, आप इसको इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कोड रनर का जो है किधर गया, कोड रनर किधर गया मेरे पास, अभी तो यहीं पे था, एक मिनट, कोड रनर अब आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कोड रनर लिख लिया तो आपके पास ये पहले पे जो है वो आपके पास आ गई है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, और इसके अगर आप यहाँ पे डाउनलोड्स की बात करते हैं तो 41 मिलियन जो है वो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड्स
इसके हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आप वापस दोबारा से यहाँ पे आ जाएं, ये जो आपके पास टॉप के फोल्डर्स का आपके पास ऑप्शन, आप वापस यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करें प्रैक्टिस, ठीक है, 1, प्रैक्टिस 1, ठीक है। ये मैं आपको वैसी फाइल का, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा practice1.cpp, मतलब CPP मतलब C++, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से फाइल क्रिएट कर लें एंड देन यहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये अब आपके पास एक C++ की जो है वो फाइल आ चुकी है एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, C++ का एक प्रोग्राम जो है वो आपने लिखना है, फिलहाल सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका जो कोड, जो आपका आईडी है जहाँ पे आपने कोडिंग करनी है वो अच्छे से रन मतलब चल रहा है नहीं चल रहा, जो MinGW जो आपने इंस्टॉल किया है वो अच्छे से सेटअप हुआ है या नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। ये मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या, इन चीजों का मतलब क्या है और इन चीजों को हमने क्यों लिखा है, वो हम सारी चीजें जो है अपने आगे वाले आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम यहाँ पे अपना चेक कर लेते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं VS Code एंड MinGW जो है वो सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आपने एग्जैक्ट इस फाइल के अंदर जाके इस कोड को आपने कॉपी करना है, या यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप इस कोड को क्या करें, आराम से आप अपने सिस्टम के अंदर, जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप कर लें। टाइप करने के बाद यहाँ पे अब ये आप देखें ऊपर टॉप पे आपके पास डिबग C/C++ फाइल का आपके पास ऑप्शन आ गया है। ये क्यों आया है, ये जब मैंने कोड रनर को इंस्टॉल किया तो ये तब आया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है रन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोड के अंदर कोई एरर ना हुआ तो आपके कोड के अंदर जो भी आपने लिखा है या जो भी आपका प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे लिख के आ चुका है, जो कि हमारा C++ का पहला प्रोग्राम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो C++ का सेटअप है वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हर चीज अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे आप देखें हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिख के आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मेरा C++ का प्रोग्राम है या जो भी चीजें मैंने इंस्टॉल की है वो अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। हमने सेटअप भी कर लिया, MinGW कंपाइलर जो है वो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब हम मजीद देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास C++ का कोड क्या कहता है। अब ये जो कोड मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये बेसिकली जो हैश इंक्लूड IOStream जो है ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं C++ के प्रोग्राम के अंदर। अभी आपने देखा था ना, जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो मुझे वहां पे हेलो वर्ल्ड लिख के नजर आया, वो हेलो वर्ल्ड मेरे प्रोग्राम की आउटपुट थी। उस आउटपुट को देखने के लिए मुझे इस लाइब्रेरी का जो है वो यूज करना पड़ता है, तो इसी वजह से इसको मैंने इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम के अंदर। तो पहली लाइन मैंने क्या लिखी, हैश इंक्लूड, मतलब कि इस कोई चीज में इंक्लूड कर रहा हूं। फिर आगे मैंने क्या किया, लेस देन का साइन एंड IOStream, मतलब कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है इसका नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसको हम लिखते हैं IOStream। तो फिर मैंने ग्रेटर देन का साइन देके उसको बंद कर दिया। फिर नीचे मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने क्या लिखा, यूजिंग नेम स्पेस std। अब जो ये लाइब्रेरी है ना IOStream, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो अगर आप ये यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे तो आप जहां पे भी ये C out लिखेंगे या C in लिखेंगे, C in होता है इनपुट के लिए एंड C out होता है चीजों को आउटपुट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको हर मतलब C आउटपुट के साथ जितने भी आप प्रोग्राम के अंदर C आउटपुट यूज करेंगे, मोस्टली हम अपने प्रोग्राम के अंदर लातादाद दफा जो है वो C आउटपुट को जो है वो यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना ज्यादा चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं, या जितना ज्यादा आपके प्रोग्राम की मतलब रिकमेंडेशन हो आप उतना यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हर एक C आउट के साथ आपको std डॉट मतलब डबल 2 दफा कॉलन एंड आपको लिखना पड़ता है एंड देन आप उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ऊपर लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब कि हम नेम जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके जो मतलब उसका जो क्या कहते हैं स्पेस है उसके अंदर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम उसको शुरू में बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर आगे std लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं, देन उसके अंदर बॉडी होती है, फिर हम ये सारी चीजें करते हैं। फिर हम इस चीज को जो है ना वो एक एक करके समझेंगे कि बेसिकली ये क्या है, क्यों लिखते हैं, किस वजह से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये था कि किस तरह हम अपने सिस्टम के अंदर C++ को सेटअप करते हैं, किस तरह कोडिंग करते हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे लैपटॉप वालों का काम तो फिनिश हो गया।
ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो यहाँ पे 6 नंबर पे कंपाइलिंग एंड रनिंग का ऑप्शन है, तो ये बेसिकली अगर आप कोड रनर के बजाय वैसे आप टर्मिनल के अंदर अपनी फाइल को रन करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू आप ये जो आपको ये कमांड लिखनी पड़ती है, ये कमांड लिख के आप जो है वो रन कर सकते हैं। लेकिन हम कोड रनर को यूज करेंगे, वो ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो आपने इस स्टेप को यहाँ पे फिलहाल स्किप कर देना है। एंड यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि किस लिए जो है हम सी प्लस प्लस को जो है वो सीख रहे हैं और सी प्लस प्लस का क्या जो फायदे हैं, यहाँ पे वो उसने बताए हुए हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो कंबाइन करता है स्पीड ऑफ सी विद द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। You need a compiler plus editor to start writing C++ code. Every C++ programmer start execution from main function and cout is used to print output and L moves to the new line। ठीक है, ये कुछ बेसिक उसने चीजें बताई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लैपटॉप वालों का जो काम है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मोबाइल जो यूजर्स हैं उनको बता देता हूँ कि बेसिकली मोबाइल के अंदर आप लोग जो है वो कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके अंदर चला जाना है क्रोम के अंदर। ठीक है, आपने अपने मोबाइल का ओपन करना है, मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो आपको क्रोम मिलता है वहां पे आप चले जाएं, वहां पे जो सर्च है वहां पे आप लिखें प्रोग्रामिज। प्रोग्रामिज यहाँ पे ये इस वेबसाइट का नाम है प्रोग्रामिज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर कर लें। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। क्या मिल जाएगा? ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। आपने इसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे कोड लिखने की जगह जो है वो आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे सी प्लस प्लस का जो पहला प्रोग्राम जो भी मैंने लैपटॉप्स वाले यूजर्स को बताया था कि उन्होंने कैसे यहाँ पे लिखना है, तो सी प्लस ये जो मोबाइल यूजर है उनको पहला प्रोग्राम यहाँ पे पहले से लिखा लिखाया मिल जाता है। जस्ट आपने यहाँ पे आपको ऊपर एक रन का बटन मिलता है, जैसे आप उस रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली रन होके यहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो शो कर देगा। अब ये लैपटॉप है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है और जो आउटपुट है वो साइड बाय साइड नजर आ रहा है, और मोबाइल में जो है आपका प्रोग्राम टॉप पे होता है और आपका जो आउटपुट होता है वो आपका हाफ स्क्रीन में आता है। ठीक है, नीचे आता है। ठीक है, या वो एक नई जगह जो है वो ओपन हो जाती है, वहां पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप इस तरह से जो है प्रोग्राम में सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर जो है इसको यूज करते हुए आप मोबाइल पर भी जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल के जो नोट्स है ना ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपने आ जाना है codewithishfaq.com की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है ना जब आप नोट्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे बाकी नोट्स पढ़े हैं, यहाँ पे कंप्लीट सी प्लस प्लस कोर्स की जो रिपोजिटरी है उसका यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वहां पे जाके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और जो प्रैक्टिस फाइल है वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब जो हम रोजाना की बेस पे कोडिंग किया करेंगे ना वो फाइल भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इनके जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।